हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी है सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा थर्ड चैप्टर क्लास 7th का। हम हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, एनसीईआरटी पूरा। इसको हम सीटेट के लिए देख रहे हैं। बाकी अगर एसएसटी के लिए कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। किसी भी टीचर्स के लिए, जैसे बीपीएससी 4 हो गया, उसके लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। चाहे जो भी कर रहे हो तो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। तो फिर हम शुरू करते हैं। दिल्ली के सुल्तान। देखो, हमने अभी अध्याय चैप्टर 2 में कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्रों के बारे में देखा है, और जिसके मतलब दिल्ली की राजधानी के बारे में भी देखा है, इन सब के बारे में। लेकिन आज हम दिल्ली के सुल्तान के बारे में स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। आप लोग लाइक भी नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब करते फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, सबसे पहले तोमर राजपूत के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। देखो देखो, हमें देखना है, इसमें ये बताना है कि तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली कौन से साम्राज्य की राजधानी बनी थी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर अजमेर के चौहान, जिन्हें हम चाहमान के नाम से जानते हैं, उन्होंने क्या किया था, परास्त किया था। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इस शहर में बहुत सारे शक्तिशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, याद रखिएगा। देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर नजर डालिए। देखो, ये तालिका जो दिया हुआ है, इन 5 वंशों की पहचान की जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी थी। देखिए, अभी हम आपको दिखाएंगे पूरा इनके बारे में, और याद भी करना क्योंकि आता है। जिस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अपने नगर बसाए थे। और देहली एक ऊना, सीरिया और जहाँ जहाँ पनाह को पहचानिए, इसमें इन लोगों को पहचानने के। अब देखो, यहाँ से आता है दिल्ली के शासक। सबसे पहले कौन आए थे? राजपूत वंश। राजपूत में वंश में तोमर वंश, अनंगपाल आए थे। उसके बाद चौहान में सबसे फेमस कौन थे? पृथ्वीराज चौहान, जो मोहम्मद गोरी के बीच और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध हुआ था, हमने देखा था ना। 1191 में पहला, फिर 1192 में दूसरा, ये दोनों हुए थे। फिर प्रारंभिक तुर्की शासक आते हैं। तुर्की शासक में कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। फिर क्या कहते आते हैं, ये इल्तुतमिश आता है। फिर इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान आती है। फिर बलबन आते हैं। देखो, इनका टाइम पीरियड भी देख लेते हैं। इन सबसे बार ज़्यादा इनका पूछता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से लेकर 1210 तक चले थे। फिर 1210 से लेकर 1236 तक कौन चला था? तो इल्तुतमिश। उसके बाद उनकी बेटी रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 40 तक। फिर गयासुद्दीन बलबन आया था 1266 से लेकर 1287 तक। उसके बाद आ जाता है खलजी वंश, जिनको हम खिलजी वंश भी कहते हैं। खिलजी वंश कब से चला था? 1290 से 1320 तक चला था। जलालुद्दीन खिलजी आए थे 1290 से लेकर 1296 तक। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आते हैं 1296 से लेकर 1316 तक। इनके बीच में बहुत सारे लोग आए, लेकिन यहाँ पे देखना जितना दिया हुआ है इनमें। तुगलक वंश कब से कब तक था? 1320 से लेकर 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक आया था सबसे पहले 1320 से लेकर 1324 तक। फिर मोहम्मद तुगलक आया था 1324 से लेकर 1351 तक। फिर फिरोज शाह तुगलक आया था 1351 से लेकर 1388 तक। फिर आता है हमारा क्या? सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक था। इसमें किनका मतलब सबसे ज़्यादा वर्चस्व था? खिज्र का, 1414 से लेकर 1421 तक। उसके बाद लास्ट में आता है लोधी वंश। लोधी वंश में बहलोल लोधी, ये बहलोल लोधी जो थे ना, ये 1451 से लेकर 1489 तक थे। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे मिली? देखो, हालांकि अभिलेख और सिक्के और स्थापत्य मतलब जो भवन निर्माण था, इसके माध्यम से काफ़ी सूचनाएं मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण है इतिहास, तारीख मतलब तवारीख। देखो, इतिहास दो है, तारीख एक वचन है, तवारीख बहुवचन। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा में फारसी लिखे। ऑनलाइन पेपर में आपको दिखाई 2023 का भी, जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया है 2 दिन पहले, उसमें देखिएगा, इसमें दिया था मतलब 3 ऑप्शन में, कि जो तवारीख के लेखक थे ये उर्दू में लिखती थी। लेकिन आपको पता है ना, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहेंगे तभी कर पाएंगे। तवारीख के लेखक जो थे ये उर्दू में नहीं, फारसी में लिखते थे। और इनके बारे में देख लीजिएगा। तवारीख के लेखक सचिव, शासक, कवि और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, मतलब जो पढ़े लिखे होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे, शासकों को प्रशासन संबंधित सलाह भी देते थे, और वो न्याय संगत शासन के महत्व पर क्या करते थे? बल भी देते थे। इनके लिए कुछ और बात ध्यान देने लायक है। ये कुछ बातें, तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, विशेषकर दिल्ली में। गांव में शायद ही कभी रहे हों ये। देखो यार, ये याद रखना, क्योंकि ये भी ऑप्शन में दिया था। अक्सर अपनी इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखते। अब बता, ये इतिहास जो लिखते थे सुल्तानों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें इसलिए लिखते थे ताकि इनको अच्छा सा इनाम इकराम मिले।
ये लेखक अक्सर शासकों में जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में देखो 5-6 तो अब तो देता ही है। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं थे, ये याद रखिएगा। सन 1236 में इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी, क्योंकि देखो ये तवारीख के लेखक जो थे ना, ये जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद मतलब कि पुरुष महिलाओं में अंतर करते थे। इस युग के इतिहास में नहाजे सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। देखो उन्मिराज सिराज जो था इतिहासकार, उसने बोला कि इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया सुल्तान अपने भाइयों में सबसे योग्य थी, लेकिन वो इसलिए उनको मतलब कि शासक के रूप में नहीं देख पा रहा था क्योंकि वो लेडी थी। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न थे, मतलब कि प्रसन्न नहीं थे कि हम क्यों खुश रहे हैं क्योंकि ये लेडी है। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। 1240 में क्या हो गया, उसको हटा दिया गया। देखो इसको भी देख लेते हैं, रजिया के बारे में मिनहाज सिराज के विचार। मिनहाज सिराज सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उनके अनुसार स्त्रियों को क्या करना चाहिए, पुरुषों के अधीन होना चाहिए। रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था, इसलिए वह पूछता है खुदा की रचना खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियां में भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया सुल्तान अब अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकती वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, काकती वंश की जो लेडी थी रुद्रमा देवी, 1262 से लेकर 1289 के व्यवहार में से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने देखो यहाँ से क्वेश्चन आपको घुमा के देता है, कभी कभी दे देगा मतलब कि रुद्रमा देवी के बारे में, और लेकिन आपको नाम दे देगा रजिया सुल्तान, तो आपको याद रखना है। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुष जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। ये क्वेश्चन इस बार आया था कि रजिया सुल्तान ने अपने अभिलेखों में पुरुष जैसा चीज़ लिखवा के अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। ऐसा कुछ नहीं था। रजिया सुल्तान ने अपने अभिलेखों में लिखवाया था कि वो इल्तुतमिश की बेटी है, लेकिन रुद्रमा देवी जो थी ये अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर उन्होंने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। और एक महिला शासक थी कश्मीर की, देखो अब यहाँ इनके बारे में भी याद रखिएगा। एक महिला शासक थी कश्मीर की, रानी दिद्दा। रानी दिद्दा जो थी इनका 980 से लेकर 1003 तक था। इनका नाम दीदी मतलब बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। तो ये याद रखिएगा इनके बारे में, ताकि क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको घुमा के ही देगा। 13वीं सदी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासक गैरिसनों मतलब रक्षक सैनिक की टुकड़ी के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंदी शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों में समृद्ध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों में उनका नियंत्रण ना के बराबर था। मतलब शहर में तो था लेकिन बाहरी प्रदेशों में नहीं था, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के लिए व्यापार कर लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन मतलब देखो पैसे वगैरह चाहिए तो इनके लिए क्या करते थे ये लोग, लूट वगैरह करते थे, व्यापारी वगैरह करते थे, और जो फिर कर वगैरह था टैक्स वगैरह लगाते थे। दिल्ली से सुदूर बंगाल और इस सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण जो था बहुत ही कठिन था। गैरिसन शहर क्या होता है, किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं। बगावत युद्ध यहाँ तक कि खराब मौसम में भी उनसे संपर्क के नाजुक जो सूत्र होते थे छिन्न भिन्न हो जाते थे, मतलब टूट जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावर उन सूबेदारों के बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापक जो था कौन था, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में, और उसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद के तुगलक के राज्यकाल में हुआ था। ये याद रखिएगा, इनके सैनिकों के बारे में, इन लोगों के टाइम पे बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ था। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहक तथा चारवाहों को उनको पर्यावरण से क्या हुआ, खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बनाए गए। मतलब अब इनके पास जमीन भी हो गई, लोग खेती भी करने लगे। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करने का सैनिक अभियान शुरू हुआ। किसके टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी की। और यह अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है किसने दक्षिण भारत तक किया, तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे थे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में
ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंदर आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेना को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों और फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। लेकिन इतनी विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक कितना प्रभावित था, मतलब ये बताना है। अलाउद्दीन का खिलजी का दक्षिण अभियान। मस्जिद जो है ये अरबी का शब्द है। देखो यार, याद रखना, मस्जिद जो है किसका शब्द है, ये अरबी का शब्द है, जिसका अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना यानी सजदा करते, घुटने और माथा टेक कर करते। जामा मस्जिद या मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ में नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सामान्य और विद्वान पुरुष को इमाम मतलब नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश यानी खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके, याद रखिएगा, नमाज के दौरान मुसलमान कौन सी तरफ मुंह करके, मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। भारत में मक्का जो है कौन से वेस्ट साइड यानी पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। ये भी याद रखिए क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ से। खिलजी, देखो खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन। नजदीक से एक नजर। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के साथ स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदगा कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर रहते थे, इसलिए सुल्तान भी उन पर विश्वास करके उन पर निर्भर रहते थे। खिलजी तथा तुगलक शासक बदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्गों लोगों को भी उच्च राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे, मतलब कि जो गरीब थे उनको भी उच्च पद पर धीरे धीरे देते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षक के प्रति वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। देखो जैसे अब राजा जो है उसके प्रति ये लोग वफादार रहते थे, लेकिन उसका जो बेटा आएगा राजा बनने उसके ऊपर नहीं रहते थे। ये लोग खुद को फिर इतना शक्तिशाली बना लेते थे कि ये लोग खुद को राजा बना, जैसे बलबन लोग क्या करते थे, मार पीट के खुद ही बन गए। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठती प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराव शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा जिनके तबके के लोग संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों का सहारा धक्का भी लगता था। फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को उच्च पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना की है। तवारीख के लेखकों ने ये भी की थी, ये भी याद रखिएगा इनके बारे में। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल मतलब शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हज्जाम नामक नाई जो था, मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने क्या बोला था, इस नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में विस्तृत किया गया है। पहले वाले सुल्तानों के ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे, याद रखिएगा, ये इलाके क्या कहलाते थे, इक्ता कहलाते थे, और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार कहलाते थे या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में जो मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई एकता थोड़े समय के लिए मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया गया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों की बड़ी सख्ती से पालन होता था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखें।
इसको देखते हैं। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों में को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपना सत्ता के आगे झुकाने के लिए बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छिन गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तानों ने प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका बड़ा हिसाब सावधानी से रखा। पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकार के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे, देखो याद रखिएगा। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर, देखो कृषि पे जो लगता था उसको खराज कहते थे। देखो आप कैसे याद रखना है यार, कृषि का और खराज अगर बोलोगे ना तो क के बाद क्या आता है, ख, तो याद रखना है। इस कहा जाता था जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। किसान की उपज का मतलब अगर 100% होता है तो 50% देना पड़ता था। तो ये इस तरह से याद रखिएगा, ये खराज होता था। उसके बाद मवेशियों पर लगता था, फिर घरों पे लगता था। याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप में काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। मतलब इन्होंने वहां पे विजय तो की, लेकिन थोड़े दिन के मतलब बाद ही फिर स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी, मतलब कि वहां रहने के लिए वो लोग अक्षम थे। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार तो जमा लिया था, पर वो अधिकार कुछ ही समय तक रह पाया, ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया था। ये भी इनके बारे में याद रखिएगा। अफ्रीकी मोरक्को से 14वीं सदी भारत आए इब्ने बतूता, देखो याद इनके बारे में याद रखिएगा। मोरक्को से कौन आया था 14वीं सदी में? इब्ने बतूता आए थे। इनका नाम याद रखिएगा। चंगेज खां के, देखो चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांसआक्शियाना, आधुनिक जिसको हम उज्बेकिस्तान कहते हैं अभी, पर हमला किया था। किसके नेतृत्व में? चंगेज खान के। और 1219 में इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। उसके बाद इन्होंने क्या किया? दिल्ली पे कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों ने के धावे बढ़े। देखो अलाउद्दीन के टाइम पे भी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे भी मंगोलों ने धावा बोला था। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक ही विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालने प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए हम देखें कि सुल्तानों ने इन चुनौती का सामना कैसे किया। अलाउद्दीन खिलजी, देखो दिल्ली पर पहली बार 2 हमले हुए 1299 से लेकर 1300 में, 1302 से लेकर 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल अस्थायी सेना खड़ी की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक गैरिसन शहर बताया। याद रखिएगा, सीरी नामक शहर किसने बसाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच भूमि से कर मतलब क्या करते थे, इकट्ठा कर लेते थे और खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा तय किया गया था। सैनिकों को भी वेतन देना था। ये लोग क्या करते थे? सैनिकों को वेतन भी देते थे। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना, आपसे पूछेगा नगद वेतन कौन देना स्टार्ट किया था, तो यही किए थे अलाउद्दीन। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे। यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजें कीमतें बढ़ा देंगे। तो इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में चीजों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे। जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उनको सजा मिलती थी। अगर जैसे जो तौलता था, थोड़ा कम तौलता था ना, तो उनके मांस काट के उतना तौले जाते थे। अब मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सीमा की शक्ति और संसाधनों का पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसआक्शियाना, जिनको हम उज्बेकिस्तान कहते हैं, आक्रमण की योजना बना ली। एक अस्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। नया गैरिसन शहर बसाने के लिए दिल्ली पर 4 शहरों में से पुराने शहर दिल्ली एक ऊना को निवासियों से खाली करवा दिया उसने, वहां छावनी बना दी, मतलब सैनिकों के लिए। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद को भेज दिया गया। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके के खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरत पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की टोकन, जैसे टोकन वगैरह चलाया, सांकेतिक मुद्रा। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे। सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इन टोकन से क्या करते थे? चुकाते थे।
तो मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया, अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इसी बीच प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए गए उसने कई परेशानी पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाने वाले जो बहुत से लोग थे वो नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब के अकाल से बिछुकता जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल को इलाकों को फतह करने की अभियान की योजना बनाई थी। पहली बार किसने? मोहम्मद। तो यही अभी हमने दिन के बारे में देखा, तुगलक ने। ये क्वेश्चन पूछता है खलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा था। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। देखो अब इनके बारे में हम देखते हैं। तुगलक वंश के बाद 1526, देखो यहाँ इंपॉर्टेंट होता है, तुगलक वंश के बाद तुरंत 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य हो गया था। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक खड़े उठे। उनकी राजधानी समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक समूह में भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्य में से कुछ छोटे तो थे परंतु शक्तिशाली थे। उनका शहर शासन बहुत ही कुशल था, सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी, देखो शेरशाह सूरी का टाइम याद रखिएगा। शेरशाह सूरी जो थे 1540 से लेकर 1545 तक बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके प्रबंध के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं से इसने लड़ाई कर ली। देखो 1530 से 40 के बीच में लड़ा, फिर हुमायूं भाग गया था, फिर 1555-56 में हुआ, तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वंश तक इनका जो था सिर्फ 15 वर्ष तक इन्होंने किया था शासन, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर जो हो रहे थे 1556 से लेकर 1605 तक इनका काम था, मतलब कि कार्यकाल। जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया गया तो वह अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशंसा मतलब प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था इन्होंने। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम 4th चैप्टर देखेंगे। अगर आपको एनसीईआरटी का नोट्स लेना है पूरा तो आप ले सकते हो। उसकी प्राइस जो है सिर्फ 21 रुपये है। आप व्हाट्सअप नंबर पे कमेंट बॉक्स में जो नंबर है उस पर मैसेज करिएगा और फिर मैं आपको बता दूंगी फिर कैसे लेना है। अगर वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।